तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की चैप्टर को पढ़ रहे हैं। प्रकाश की चैप्टर अपना 13 मार्क का आना है। प्रकाश की चैप्टर के अंतर्गत दो चैप्टर हैं, जिसका पहले चैप्टर का नाम है किरण प्रकाश की और दूसरे चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की को हम थ्योरी से पूरी तरह एंड कर चुके हैं और उसका टेस्ट ले चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं तरंग प्रकाश की। मैं तरंग प्रकाश की हम लोग 3 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं और ये छोटी छोटी वीडियोज होती हैं। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो इन पर डिस्कस किए जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम पर इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, गारंटी मेरी है। यकीन मानो, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछा जाता है। आप उठा लीजिए किसी भी अनसॉल्व पेपर को, और ऐसा कोई सेट नहीं होगा। अगर 7 सेट है ना, तो 5 सेट में कम से कम ये क्वेश्चन रखा हुआ आपसे मिलेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। 100% श्योर हूँ मैं कि 2021 में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जो बहुत सारे बच्चे जो कंजूस टाइप के होते हैं ना, जो पेन कॉपी लेके नहीं बैठते, आज वो भी ना क्लास को छोड़ के ना जाएं। इस क्लास को देखते रहें। इसमें मैं कुछ शर्तें बताऊंगा, 3-4 शर्तें हैं इस पर, छोटी छोटी सी। इन 4 शर्तों को अगर आप लिखाते हो ना, तो 3 नंबर कोई माई का लाल काट नहीं सकता। ये आपके 100% श्योर मार्क में आएंगे और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आएगा। तो जो भी आपके दोस्त हैं ना, उनको आप जगा दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आ जाएं और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्लास में अपनी पहला क्वेश्चन है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। तो बहुत सारे बच्चों को ये व्यतिकरण नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। तो व्यतिकरण की क्लास मैंने कल आपको व्यतिकरण पढ़ाया था और मैंने बताया था कि जब प्रकाश की 2 तरंगें एक ही दिशा में एक ही आवृत्ति की एक ही साथ चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के सिद्धांत से उन पर कहीं ना कहीं तीव्रता जो होती है वो एक जगह स्थिर हो जाती है और किन्हीं किन्हीं बिंदुओं पर कम या अधिक प्रतीत होती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो जाइए पहले उस क्लास को देखिए और एंजॉय करिए, फिर इस क्लास पर आइए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये टॉपिक 2009 से लेकर के बार बार पूछा जा रहा है, 2020 तक पूछा गया। डॉट डॉट मैंने कर दिया क्योंकि सन लिखने में मैं थका जा रहा था, क्योंकि इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के व्यतिकरण पर आवश्यक शर्तें। इस पर तो सबसे पहले आपको लिख देना है, प्रकाश के व्यतिकरण को देखने के लिए निम्नलिखित शर्तों की आवश्यकता होती है। क्योंकि दोस्तों ये पॉइंट वाइज लिखे जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर। तो यहां पे आप लिख देंगे प्रकाश के व्यतिकरण को देखने के लिए, व्यतिकरण को देखने के लिए निम्नलिखित शर्तों की आवश्यकता होती है। ठीक है, शर्तों की आवश्यकता होती है, नंबर फर्स्ट अपना क्या है, नंबर फर्स्ट लिखेंगे, नंबर सेकंड लिखेंगे। देखिए जब 2 तरंगे होती हैं, ठीक है, जब 2 तरंगे होती हैं तो इसके अनुसार ये जो व्यतिकरण है, कल मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि एक ही आवृत्ति की तरंग होनी चाहिए। तो दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है ना, वो मैंने आपको बताई थी कि बराबर होनी चाहिए। मैंने आपको कल बताया था कि जब कोई तरंग 2 तरंगे हैं एक ही समान एक ही दिशा में चलती हैं और एक ही आवृत्ति है, तो उनकी अध्यारोपण के सिद्धांत है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो दोनों तरंगे होंगी उनकी आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो दोनों तरंगे होंगी उनकी आवृत्ति आपस में बराबर होनी चाहिए। क्योंकि व्यतिकरण की डेफिनेशन ये होती है, जब 2 तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं और एक ही आवृत्ति की एक ही साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तब उनके अध्यारोपण के सिद्धांत थे। यानी उस डेफिनेशन से हमको क्या समझ में आ रहा है कि हमारे दोनों तरंगों की तीव्रता, दोनों तरंगों की आवृत्ति, दोनों तरंगों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। किस किस के समझ में नहीं आया, बराबर होनी चाहिए। अब उसी कंजूस के समझ में नहीं आया होगा जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं करी होगी, भाग गया होगा, चैट कर रहा होगा व्हाट्सएप पे। तो चैट कर ले बेटा, चाहे यहाँ आके क्लास ले लिया कर, चाहे चैट कर लिया कर। कौन क्लास टाइम में चैट करता है, कमेंट करके बताना जरा सा।
तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे क्या है, दोनों तरंगों को मैंने बताया था ना, एक ही आयाम एक ही आवृत्ति की एक ही साथ चले। तो यहाँ पे अब दोनों तरंगों की आवृत्ति बराबर हो गई। अब दोनों तरंगों के आयाम बराबर होना चाहिए अथवा लगभग बराबर होना चाहिए। अगर आयाम पूरी तरह से बराबर ना हो तो उनके लगभग बराबर होना चाहिए। नंबर फर्स्ट पे लिख देना है आवृत्ति बराबर होनी, देखिए लास्ट तक सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। नंबर सेकंड पे लिख देना है दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। आयाम बराबर होने चाहिए। आयाम बराबर होना चाहिए। दोनों तरंगों की क्या बराबर होना चाहिए, आयाम बराबर होना चाहिए। अथवा मैंने बताया अथवा लगभग बराबर हो। ये जरूरी नहीं है इनमें से कि ये जो आयाम है वो टोटल बराबर ही हो, इसमें लगभग बराबर होगा ना तो भी अपना काम चल जाएगा। लगभग बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो जैसे ही शर्तों की बात आती है तो नंबर फर्स्ट पे आप चले जाएंगे और तुरंत वहाँ पे लिख देंगे दोनों तरंगों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। नंबर सेकंड पे दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ लेता है क्यों, तो आप बता देंगे क्योंकि व्यतिकरण की डेफिनेशन ही होती है एक ही आवृत्ति की एक ही साथ एक ही दिशा में जब दो तरंगे चलती हैं। ये जब डेफिनेशन ही होती है तब हम लोग इसको लिख देते हैं कि एक इनकी आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, इसके आयाम बराबर होने चाहिए अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए, अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। देखिए तीन ही पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। दो पॉइंट तो वहाँ पे आपने उस डेफिनेशन से कर लिए। अब दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, ठीक है। दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, अब देखिए इसमें मैंने आपको क्या बताया। नंबर फर्स्ट आप फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। जो दो तरंगे ली जाएंगी उन दोनों तरंगों की आवृत्ति बराबर हो, आयाम बराबर हो। जब भी आपसे कभी कोई क्वेश्चन करेगा तो यहाँ पे आप तुरंत ये प्रकाश की व्यतिकरण की शर्तों पर जब आप आएंगे तो आप तुरंत प्रकाश के व्यतिकरण पर जाएंगे। और व्यतिकरण पर मैंने आपको बताया था कि एक ही आवृत्ति होनी चाहिए, यानी कि आवृत्ति बराबर होनी चाहिए या तो फिर आयाम बराबर हो या लगभग बराबर हो। और जो प्रकाश स्रोत होता है ना, अत्यधिक संकीर्ण का मीन्स होता है मजबूत। अब जब प्रकाश स्रोत मजबूत नहीं होगा तो क्या आवृत्ति और आयाम बराबर ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा ना। तो इसीलिए जब इनको बराबर हमें करना है तो उसके लिए ये जो स्रोत होगा प्रकाश स्रोत उसको मजबूत बनाना होगा, तभी हमारी आवृत्ति को क्या करेगा, आवृत्ति और आयाम को संकीर्ण बना पाएगा। तो सबसे पहली बात आपको ये लिख लेना है कि आवृत्ति बराबर होती है, दूसरे में आयाम बराबर होना चाहिए या लगभग बराबर होने चाहिए। प्रकाश स्रोत को अत्यधिक मजबूत होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है छात्रों, बोर्ड एग्जाम पे आएगा। कमेंट करके बताना, इसमें कुछ खास समझाने के लिए नहीं था, थ्योरिकल पोर्शन है, मैंने रटना ना पड़े आपको इसलिए थोड़ा समझा दिया। अब देखते ही देखते वीडियो याद हो गया होगा। किस किस को देखते देखते याद हो गया कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी